बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। 24/9 में मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशिम। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ बुज़र मौसम। आपको गुड मॉर्निंग भी करते हैं, दिन आप खैर से गुजरे। और इसके साथ साथ जी कुछ खैर की खबर एक बार फिर नहीं आई। इलेक्ट्रिसिटी जो इसके प्राइसेस हैं एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं नेपरा की जानिब से। नया दिन नया अजाब, ये जी हेडलाइन है। बिजली की कीमत में जो है 28 रुपये फी यूनिट मजीद इजाफा कर दिया गया। बिल्कुल, 2 रुपये 65 पैसे फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस की मद में सितंबर की बिजली जो है वो महंगी कर दी गई है और परचेजिंग एजेंसी ने ये सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस लगाई है, जिसमें ये दरख्वास्त दी गई थी कि 2 रुपये 51 पैसे और ये इजाफा सिर्फ 1 महीने के लिए होगा, लेकिन उस 1 महीने में भी फी यूनिट 2.5 रुपये इजाफी अदा करने पड़ेंगे। और ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो गर्मियों के बाद तो हुआ ही करती थी, लेकिन अब हम पिछले कोई 2-2.5 साल से देख रहे हैं कि मुसलसल हर महीने आपके बिल के साथ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो तकरीबन उसमें इजाफा किया जाता है, तकरीबन हर महीने ये आ रही है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो महंगाई का वैसे ही एक बड़ा तूफान है जो काबू में नहीं आ रहा। आवाम बेचारे परेशान होकर रह गए हैं। अशियाए खुरोनोश हों, वो घर के यूटिलिटी बिल्स हों, वो मेडिकल के बिल्स हों, बच्चों की स्कूल्स की फीस हो, ये वो तमाम परेशानियां हैं जो एक आम आदमी को घेरे हों। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो डॉलर की कीमत में इजाफा, उसके बाद इसके इम्पैक्ट्स अब पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, और फिर जिसकी वजह से अब एक बार फिर बिजली की कीमत भी बढ़ा दी गई है। और इसकी वजह से ऑब्वियसली आपको पता है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स ये होंगे कि हर आम आदमी पर भी इसके साथ बढ़ेंगे। इसके साथ साथ ही एक और इशू जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं, जहाँ पर TLP के हवाले से बात हो रही है, उस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। अभी आपको हम बता दें कि इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात यानी कि हामिद खान ग्रुप और आसमा जहांगीर के दरमियान, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब और एहसन भून में सदारती इंतखाब होगा। और आज वो पाकिस्तान भर में जहाँ पर भी तकरीबन 13 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं बेंचेस में हाईकोर्ट की, और इंतखाब आज भरपूर होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ये सालाना इंतखाबात हैं जिसमें तकरीबन 3151 वोटर्स जो हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसे अबूज़र आपने जिक्र किया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुमकिन धरना और एहतजाज की वजह से कुछ रास्तों की बंदिश भी है, कुछ लोग नहीं पहुंच पाते, तो उनकी सहूलतकारी के लिए ये आसानी की गई है कि उनको बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत में ही आना पड़े, इस्लामाबाद हाईकोर्ट और लाहौर हाईकोर्ट जो रावलपिंडी बेंच है उसकी इमारतों में बार एसोसिएशंस ने अलग अलग पोलिंग स्टेशंस भी लगा दिए कि वो लोग अपने अपने वोट वहीं पर कास्ट करें। और इस हवाले से कराची, हैदराबाद, सक्खर, कोयटा, डेरा इस्माइल खान, पेशावर, एबटाबाद, लाहौर, मुल्तान, भावलपुर में मजमूई तौर पर ये 13 पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर आज ये वकला अपना हक राय दही। बिल्कुल, तो बड़ा जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है जी। बड़े तगड़ा ग्रुप है आसलाबा का भी और हामिद खान ग्रुप का भी, इसमें कोई शक नहीं है। और दोनों के दरमियान जो कंटेस्टेंट्स हैं लतीफ़ खोसा साहब और एहसन भून, जैसे कि मैं ओवरऑल भी देख रहा था, इनकी जो कैंपेन है बड़ी दमदार थी। और देखते हैं कि आज रिजल्ट्स क्या आते हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि बहुत क्लोज मुकाबला आज होने वाला है। बिल्कुल, और बार के जब भी इंतखाबात होते हैं हम हमेशा एक बात नोटिस करते हैं कि आई थिंक इनको रोल मॉडल के तौर पर ले लेना चाहिए। जो हारने वाली पार्टी होती है वो उसको बड़े एहसन तरीके से एक्सेप्ट करती है, कोई धांधली का शोर नहीं मचाया जाता, कोई मुखालिफिन की जातियात के ऊपर बात नहीं की जाती, प्योरली प्रोफेशनल तरीके से कैंपेन्स की जाती हैं और फिर उसको आगे लेकर चला जाता है। तो बहरहाल आज आपको ये अपडेट्स जो हैं वो मुसलसल हम 24 की न्यूज़ पर देते रहेंगे और 24 की न्यूज़ स्क्रीन पर आप आज ही ये नतीजा भी सुन लेंगे, क्योंकि अमूमन उसी दिन अनाउंस कर दिया जाता है। फिलहाल हम चलते हैं आज के प्रोग्राम यानी कि टॉप स्टोरीज की तरफ। पंजाब में जी 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात करने का ऐलान कर दिया गया है। नवाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज जायज था तो इमरान खान के खिलाफ क्यों नहीं, मौलाना फजलुर रहमान का सवाल। महंगाई से सताई अवाम को बिजली का एक और झटका लग चुका है। फयाजुल हसन चौहान और उस्मा बुखारी आमने सामने। डेंगू ने पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया। लाहौर और कराची फिजाई आलूदगी में मुसलसल अपनी जगह बरकरार। और नेशनल टावर को कैसे गिराएं, कमिश्नर की माहिरीन से तजावीज़ तलब। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बात करेंगे आज के प्रोग्राम का और सबसे पहले GT रोड पर होने वाले धरने की बात करेंगे। कलअदम तंजीम की जानिब से धरना जारी है, जहां पर कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि तशद्दुद किया जा रहा है और क्लैशनकोफ
ब्रादर जो है वो सादुकी के करीब इनमें शामिल हुए। पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और 3 पुलिस एहलकार शहीद भी हुए हैं, जिसके पेश नज़र लॉ एंड सिक्योरिटी को देखते हुए रेंजर्स को भी पंजाब में डिप्लॉय कर दिया जी। रेंजर्स को 2 महीने के लिए पंजाब में डिप्लॉय भी किया गया है और अब ये सूरत हाल कैसे कंट्रोल होगी यही सब सवाल भी कर रहे हैं। हमारे साथ अंजुम रशीद साहब मौजूद हैं जो गहरी नज़र रख रहे हैं इस तमाम इशू के ऊपर। अंजुम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और ये बताइएगा कि ये जो मामला है एक बार फिर ऐसे लग रहा है कि मिस हैंडल होने जा रहा है, एक बार फिर लग रहा है कि गवर्नमेंट उसको मामले को हल नहीं कर पा रही है। सड़कों पर होना, एहतजाज करना हक होता है, लेकिन ऑब्वियसली जब वो इस तरह से इश्तियाल अंगेजी हो जाए, मामला ख़राब हो, तो फिर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आपको कैसे किया जा रहा है? देखिए जो कल सूरत हाल पैदा हुई है और जिसमें शेख रशीद साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है टीएलपी के बारे में और जो एक तरह से हो रहा है, आगे खून खराबा नजर आ रहा है। पाकिस्तान एक शानदार मुल्क था, पाकिस्तान एक शानदार मुल्क है, लेकिन इसको जो है वो एक इबरतनाक मुल्क बना दिया गया है। ये इंतहा पसंद ग्रुपों को, मजहबी ग्रुपों को जो है ये हमारे रियासत और हमारे पॉलिटिशियन जो है इस्तेमाल करते रहे हैं और इनको जो है वो अब इस कभी कश्मीर में और कभी अफगानिस्तान में और कभी कहीं अब सूरत हाल ये है कि कल तक, अभी आपको 2 दिन पहले याद होगा कि शेख रशीद साहब कह रहे थे कि टीएलपी जो है वो पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी ताकत है। भाई आप नशे में थे क्या? आप होश में नहीं थे कि आप इनको जो है वो एक सियासी ताकत बना रहे थे और आज कह रहे हैं ये दहशतगर्द है। भाई आपने जो है वो मुसलसल इस मुल्क के साथ, यानी कि जब अपोजिशन में थे तो ये अच्छी लग रही थी, अब गवर्नमेंट में तो बुरी लग रही है। बात तो वही है ना, 2017 के धरने में सपोर्ट किया इन्होंने कहा जी ठीक है जी, उनका हक है, मुतालबा हम साथ खड़े हैं, लेकिन अब आप देखें उन्हीं पर तशद्दुद कर रहे हैं। लेकिन ये बदतमीजी है, इस मुल्क के साथ जो है वो बेहतियाती है, इस मुल्क के साथ ज्यादती है, इस मुल्क के साथ मजाक है। याद होगा एहतजाजी धरने में माजी में भी और अभी भी किस कदर तशद्दुद किया जा रहा है, आम शहरियों को भी नहीं छोड़ा गया था। उस वक्त मैं खुद शिकार हुई थी उन तमाम धरनों और बंदिशों का कि आप घर नहीं पहुंच पा रहे थे। आपको याद है ना लाहौर की सड़कों पर क्या हुआ था, और अभी भी 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। मुसलसल तशद्दुद किया जा रहा है, रोकने वाला कोई नहीं है। गवर्नमेंट ने तो अपनी रिट कायम करनी है ना, कि नहीं करनी है? लेकिन भाई इस मुल्क को आपने पूरी दुनिया में इबरत का निशान बना दिया है। पाकिस्तान में जो है वो आपने महंगाई और बेरोजगारी और कसम पुरसी का जो है वो कब्जा करवा दिया है। इसी बदतमीजी की वजह से हम दुनिया में सबसे पीछे रह गए हैं। इसी बदतमीजी आप दो चीजों को मिक्स मत कीजिए। ऑपोजिशन महंगाई के ऊपर एहतजाज कर रही है, गवर्नमेंट उनको एहतजाज करने दे रही है, नहीं रोक रही है। ये जो कलदम तंजीम की तरफ से जो शरपसंदी दिखाई जा रही है, जिस तरह से तशद्दुद किया जा रहा है, ये अलग एजेंडा है। इनके मुतालबात भी अलग हैं। जो शेख रशीद ने कहा कि सिर्फ एक मुतालबे के अलावा सब बातें मानने को हम तैयार हैं और बात की जा सकती है। और कल तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे कह दिया कि फ्रेंच एम्बेसडर यहाँ हैं भी नहीं जिसका मुतालबा किया जा रहा है। पाकिस्तान देखो, मैं आप मिसअंडरस्टूड करिए सीमल, मैं कुछ और कह रहा हूं। पाकिस्तान जो है वो दुनिया का इतना बुरा, इतना बदहाल और इतना पीछे और इतना बुरा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत शानदार मुल्क है। इसको हमने जो है वो बदहाल इन्हीं बदतमीजियों की वजह से यहाँ तशद्दुद करवा के, पहले तालिबान, अब टीएलपी, आप अभी भी दुनिया हमसे मुतालबा कर रही है, लेकिन के खिलाफ एक्शन लो। हमने पाकिस्तान को जानबूझ के बर्बाद किया, जानबूझ के सही पॉइंट उठाया आपने, मजाक बंद किया जाए। अब ये मजाक बंद किया जा रहे हैं। हमारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, हमारे घरों में रोटी नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, ऑब्वियसली बड़ी परेशानी है और इसको ठीक होना चाहिए। ये माजी में गलतियां हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब किस तरह से हैंडल करें ये बताएं आप, किस तरह से इसको हैंडल किया जाए? क्योंकि देखें गवर्नमेंट ने एक मुआहदा किया है, गवर्नमेंट ने कहा है कि जी आपके मुतालबा मानेंगे। 6 महीने का टाइम दिया गया है, 7 रिजवी को रिहा नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत से मसाइल से वो बात कर रहे हैं। अगर वो सड़कों पर आए एहतजाज करने की, इस्लामाबाद की कॉल धरने तो बहुत देते हैं, धरना देने दें, रोक कर असल में लड़ाई होती है। जब आप किसी का रास्ता रोकते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है। इसका क्या हल है, आप बताएं। भाई बात यह है कि कल तक आपने इनसे मुआहदा किया हुआ था। आप कह रहे थे कि आप बरतानवी फ्रांस के सफीर को आप मुल्क से बाहर भेजने के लिए जो वो नेशनल असेंबली में जाएंगे, आप उसको भेजेंगे। कल तक आप वादे कर रहे थे, कल तक जो है वो आप कह रहे थे कि ये कलदम जो इनको किया गया इसको भी वापस करार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने। आप अब तक बदतमीजी कर रहे हैं। अब इस बदतमीजी का हल आप मुझसे पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बदतमीजी कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं जी, सेनेटर फैसल वावड़ा ने कल कहा कि टीएलपी से जिन्होंने मुआहदा किया था वो खुद जिम्मेदार है, वजीर आजम के ऊपर ना डालें। उन्होंने कहा वजीर आजम का नाम ना लिया जाए इसमें, वो थोड़े सेंसिटिव भी हो गए और लेकिन वजीर पता भी नहीं है, उन्हें इस मुआहदे के बारे में कुछ पता नहीं है।
वजीर आजम को पता नहीं है तो वो वजीर आजम क्यों है? वो बचाने के लिए वजीर आजम को वज़ीर पता आज़म नहीं है को- तो वो कर क्या रहे हैं? और आज तक वजीर आजम को पता ही नहीं था। आज तक इस मुल्क के साथ आप क्या कर रहे थे? इस मुल्क को आपने पागलखाना समझा हुआ है। वज़ीर आज़म ने इस तो ये मुल्क भी को कहा है आपने कि क्या हमारी समझा हुआ है? सोच एक इस मुल्क है। के साथ इतनी बदतमीजी कि आपने अपनी गलत हरकतों की वजह से, आपने अपनी बदतमीजी की वजह से, आपने अपने अहमकाना इकदाम की वजह से पाकिस्तान को दुनिया का बदतरीन मुल्क बना दिया। वो कह रहे हैं आज हम हमने दुनिया बहुत के सब्र किया है। सबसे बुरे मुल्कों में वो शामिल कह हो रहे रहे हैं। हैं हमने सबर की एक आला मिसाल कायम कर दिया, जितना सबर हमने किया है किसी ने नहीं किया। ओ भाई सबर फवाद की चौधरी साहब ने कहा। ओ सीमल बीबी सबर की जरूरत नहीं, अकल की जरूरत है। Exactly, पाकिस्तान को जबरदस्त। आप पागलखाना मत बनाएं, पाकिस्तान जबरदस्त। पे आप अकल इस्तेमाल बिल्कुल। करें, पाकिस्तान को राइट साइड पे लेके जाएं। 2.5 करोड़ बच्चे तुम्हारे स्कूल नहीं जाते, बच्चे रोटी की वजह से जो है वो बिलक रहे हैं, और 45% बच्चे जो है रोटी कम खाने की वजह से वो $3 अरब आने पे खुशी मनाई जा रही है जी। डॉलर नीचे आ गया, आपको ये हो गया, शर्म वो हो आनी गया। चाहिए कि वजीर आजम कह रहे थे कि पाकिस्तान संभल गया, माशी तौर पे हम खड़े हो गए, माशी तौर पे बेहतरी तरफ जा रहे हैं, और आज फिर वही 3 साल पीछे आ गए। तो अंजुम साहब, इसका आपको मतलब- भीख मांगनी पड़ी है, भीख मांगनी पड़ी इसका है मतलब आपको फिर सिर्फ 3 अरब के लिए। आपको सिर्फ टीएलपी की हैंडलिंग के ऊपर गवर्नमेंट पर गुस्सा नहीं है, आप ओवरऑल गुस्सा निकाल रहे हैं। आप भाई तमाम ओवरऑल issues को ये साथ सारी लेकर बदतमीजी चल रहे एक ही है। पाकिस्तान के साथ जो आप बदतमीजी कर रहे हैं, गैर एहतियाती काम कर रहे हैं, आप जो बचपना कर रहे हैं, आप स्टूपिडिटी कर रहे हैं, उसका नतीजा हमारी गुर्बत है, मुआशी बर्बादी है, मुआशी तबाही है। पूरी दुनिया में अब तनहा हो रहे हैं। FATF हम पे जो है पाबंदियां लगाने जा रहा है, और हम पाकिस्तान नहीं, आप पाबंदियां लग रही हैं। FATF का ना शामिल किया, भाई FATF तो साहब, वापसी हो रही है। लिस्ट में कब से नहीं तो देखें, ब्लैक लिस्ट में तो नहीं गए ना, ग्रीन लिस्ट से वापसी है, एक ग्रीन लिस्ट से वापसी पे आ रही है। यार 2 महीने 3 महीने 4 महीने आप मुसलसल ग्रे लिस्ट में क्यों चले आ रहे हैं? आप दुनिया के निशाने पे हैं। पॉलिटिसाइज हो रहा है कौन सारा ने मामला। किया FATF वाला ये तो गलत कह रहे politicize हो हैं, पोलिटिसाइज हो गया। आप इनके पागलपन को नहीं देख रहे? ये TLP के साथ कल तक कह रहे थे ये तीसरी सियासी फोर्स है पंजाब में, और कह रहे थे कि हम इनका इलेक्शन कर्ज भी लड़ती वापस रही है, नहीं जा रहे। इलेक्शन लड़ने से रोक दिया अब तो। ये मजाक कर रहे हैं, ये सीरियसली काम नहीं कर रहे। ये पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिशियन दुनिया का सबसे मुकद्दस काम होता है। पॉलिटिशियन जो है वो ये कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ मजाक कर रहा है, और पाकिस्तान को जो है वो अनस्टेबल कर दिया, अच्छा, पाकिस्तान अंजुम को साहब। तनहा कर दिया, और खुद शेख रशीद ने कहा कि इंटरनेशनल पाबंदियां आ सकती हैं। भाई पूरी दुनिया हमारी ठीक तरफ है, देख रही है। ठीक है पूरी अंजुम दुनिया साहब, हमें- आपकी ये हमें- बात बिल्कुल हमें ठीक क्या कह रही है। है? और माजी की जब बातें याद कराई जाती हैं तो कुछ माजी के वाकयात भी याद आते हैं, और ये सवाल बहुत से शोज में, बहुत सी जगहों पर हुकूमती नुमाइंदगान से पूछे जा रहे हैं कि जब पार्लियामेंट पर हमला किया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट पर के हाथे में घुसने की कोशिश की गई थी, PTV के ऊपर हमला किया गया था, तब वो धरना और एहतजाज जायज था जब इस्लामाबाद पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन चलिए हम सिविल बात कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बना रही है, जो कि बन चुकी है, और रेंजर्स बुलवा भी लिए गए हैं 60 दिन के लिए, हल क्या है, कैसे हल करें? आपको लगता है कि मुज़ाकरात माने जाएंगे, बैठकर बातचीत हो सकेगी, ये हल देख रहे हैं देखिए, आप? अगर आप जो है इनकी बात मान लें, पाकिस्तान में फ्रांस का सफारत खाना खत्म कर लें, तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर सरवाइव नहीं कर सकता। तो फिर क्यों बात की थी? ये छोटी बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं छोटी बात नहीं कह रहा हूं। पाकिस्तानियों को हिल जाना चाहिए कि आपकी अगर एक्सपोर्ट यूरोप को बंद हो जाए और यूरोपीय यूनियन बाइकआउट कर दे, तो आप दिवालिया हो जाएंगे। आप जो है वो आप पाकिस्तान को जो है वो कहां लेके जाएंगे? हमारे बच्चे रोटी कहां सिखाएंगे? हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? आपकी बात हमारी सड़कों पे ये बात कैसे आएगा? आप जो बात कर रहे हैं, इतने ये बात वादे क्या नहीं गुजरा करने को थे। मालूम नहीं थी जब उन्होंने मुआहदे में लिखा था ठीक है जी इस मामले को हम पार्लियामेंट में लेके 6 महीने से ज्यादा उस वक्त का टाइम हो चुका है जब उन्होंने मुआहदे में लिखा कि ठीक है हम रिहाइयां कर देंगे। जब उन्होंने मुआहदे में लिखा कि तमाम बातें आपकी मान लेंगे, 6 महीने गुजर गए हैं, वो तो अपने मुतालबात वो जो उन्होंने मुआहदे में किए थे वो करने पूरे आए हैं। आपने रोड्स बंद कर दिया, आप धरना नहीं देने दे रहे, जो 126 दिन आपने 2014 में दिया, उसके बाद आप इन धरनों की सपोर्ट भी करते हैं 2017 में। यही मैं कह रहा हूं कि ये पॉलिटिक्स जो है ये दुनिया का एक मुकद्दस और बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत सुप्रीम काम है। आपने इसको क्रिकेट और गिल्ली डंडा बनाया हुआ है, आप इसके साथ मजाक कर रहे हैं और मुसलसल मजाक कर रहे हैं। अब मुसलसल मजाक कर रहे हैं, कितना अरसा हो गया? आप अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, आप वहां क्या कर रहे हैं, आप वहां क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान की फिक्र करें, आप मुझे बचाएं, मैं आपका शहरी हूं, ये पाकिस्तानी आपके शहरी हैं, इनके बच्चे अच्छा, स्कूल ये नहीं जा बात पा तो रहे। ठीक है कि जब आप जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, तो एहतजाज तो हर पाकिस्तानी का हक है, और वो तो ये कह रहे थे कि हम पुरअमन तरीके से धरना देना
लेने चाहते हैं, लेकिन जब आपने कंटेनर्स लगा दिए, रास्ते बंद कर लड़ाई दिए, क्यों नहीं वहीं से हुई फिर है? सड़कें कहीं पर आपने खोदना शुरू कर दी कि हम गड्ढे खोद रहे हैं कि मॉब को आगे ना, लोगों को आगे ना जाने दिया जाए। बहरहाल अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इसको किस तरह से हैंडल करती है, लेकिन आम शहरी बहुत परेशान है। जीटी रोड बंद है, इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले रास्ते बंद हैं, लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे, वो बिजनेस के रीजंस की वजह से हो या बाकी रीजंस की वजह से हो, बड़ा मुतासर हुआ है ये सब कुछ। लेकिन जो बार बार इशारा आप कर रहे हैं महंगाई का, बिजली भी Economy का, महंगी हो obviously। रही है, इकोनॉमी मैशत पाकिस्तान की ऊपर नहीं जा पा रही है। अब फिर से अनाउंस कर दिया जी 39 अरब रुपए का एक और झटका लगने लगा है, बिजली महंगी हो गई है एक महीने के लिए। भाई बिजली का बिल पहले ही नहीं दिया जा रहा, लोग जो है वो पहले अपने बिल अदा नहीं कर पा रहे। आप बताएं ना कि पाकिस्तान में एक आम आदमी की सैलरी कितनी है? आम आदमी 30,000, 40,000, 25,000 रुपए लेता है। 25,000 में उसके बच्चे रोटी नहीं खा पा रहे, रात को भूखे सो पा रहे हैं, उनके पाँव में जूते नहीं लेके दे पा रहे, वो बच्चों को कपड़े नहीं लेके दे पा रहे। मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, और नीचे का आदमी तो मर गया है। मतलब वो जो नीचे जो आदमी है जो 25,000 से नीचे सैलरी ले रहा है, वो तो रोटी भी नहीं खा पा रहा। और आप पाकिस्तान को जो है वो आपने भिखारी बना दिया है, मुल्क के अंदर जो है वो आपने गुर्बत फैला दी है, और आप मजाक कर रहे हैं। आपने कौम के सामने आके अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क जो है संभल गया है, माशी तौर पर हम खड़े हो गए, माशी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आज आपने क्या किया? आज पता चला कि कोई माशी बेहतरी नहीं आई, वो 3 अरब डॉलर लेके आए हैं बस। आपको 3 अरब भीख मांगना पड़ी। नहीं, वो मिले नहीं, वो तो रखवा रहे हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए बैंक में रखेंगे, जरा हमारी रिजर्व बेहतर हो जाएंगे। आप सपोर्ट जो है वो लेकिन दोस्त ममालिक से मदद तो मिल जाती है। भाई दुनिया में कितने ममालिक हैं जो 3 अरब रुपए बैंक में खर्च करने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए नहीं, रखवाने के लिए, बैंक में रखने के लिए कितने मुल्क हैं दुनिया में। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर साहब का पहला खिताब था कौम से, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि हम पाकिस्तान को वो मुल्क बना देंगे कि हमें किसी के पास जाकर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक कंटेनर का क्लिप चल रहा था जिस पर खड़े एज ऑपोजिशन इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी, मैं शर्म से डूब जाऊंगा अगर मुझे किसी मुल्क के पास जाकर पैसे लेने पड़े। और आज आप उसको विक्ट्री करार दे रहे हैं, आप आकर बता रहे हैं जी बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है, हमें सऊदी अरब पैसे रखवाने के लिए दे रहा है। मतलब ये तो हमारे स्टैंडर्ड चेंज हो गए। आपका दुनिया में क्या इमेज बना कि आप पैसे खर्च करने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए बैंक में रखवाने के लिए कि आपका डॉलर बहुत। मुझे कुछ याद आ रहा है, आर्टिफिशियल कंट्रोल तो नहीं कहते इसको? हाँ, इसको कह रहे थे आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी देने की कोशिश। इसहाक डार को कह रहे थे कि उसने जो है वो आर्टिफिशियल कंट्रोल किया, लेकिन वो कर्ज लेके रखते थे ना, हमने कर्ज नहीं लिया, हमने कर्ज नहीं लिया, हमने इसका सूद हमने देना है। नहीं, बगैर सूद के नहीं, अभी नहीं, बगैर सूद के कोई ऐलान नहीं हुआ। कल बात हुई है उसमें सूद की बात हुई है। लेकिन आप मुल्क को, आप तो कह रहे थे मुल्क खड़ा हो गया, आप तो कह रहे थे माशी तौर पे हम बेहतरी की तरफ शुरू हो गए, अब अच्छा सफर शुरू हो गया, अब ऊपर की तरफ देने के पैसे नहीं, वो भी बात यह है कि 3 साल इस गवर्नमेंट को हो गए हैं, 3 साल टोटल जो है दुनिया में, पूरी दुनिया में जितना भी ग्लोब पे दुनिया है उसमें 5 साल की हुकूमत होती है डेमोक्रेटिक। आपने 3 साल पूरे कर लिए, 4थे साल भी आप जाने वाले हैं। आप जो है आज भी भीख मांग रहे हैं, और पाकिस्तान में सूरत-हाल यह है कि पाकिस्तान में जो चीज जो है वो 18 रुपए की मिल रही थी, 17 रुपए की मिल रही थी, अब जो है वो 38 रुपए की मिल रही है। हर चीज महंगी हो गई है। लोग रोटी नहीं, आटा नहीं खरीद पा रहे, लोग चीनी नहीं खरीद पा रहे, लोग जो है वो घी नहीं खरीद पा रहे। तो कहते हैं मसला ही क्यों नहीं, ये तो थोड़े से मीडिया वालों का मसला है, आपका मसला है, हमारा मसला है, ये तो आम आवाम का मसला ही नहीं है। आम आवाम तो बड़ी खुश है, वो कह रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड हमारा इतना जबरदस्त है, क्रॉप्स हो रही हैं, इंडस्ट्री में लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं। अक्सर हम ये बात करते हैं कि वो तो यही कह रहे हैं। देखो जो ज़रूरी शोबा है ये कह रहे हैं कि हमने गंदम महंगी की तो गंदम का फायदा जो है एक आम किसान को हुआ। आम किसान के पास, जिसके पास 4 एकड़ 2 एकड़ 6 एकड़ होते हैं, वो गंदम इतनी उगाता है कि उसकी अपनी जरूरत पूरी हो, बेच नहीं सकता, इसलिए उसको कोई फायदा नहीं हुआ कि गंदम आपने 1800 रुपए मन कर दी। अब पैसे जो है वो अगर देहातों में भी गए हैं तो चंद लोगों के पास गए हैं, और शहरों में सूरत हाल यह है कि मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अक्रॉस द बोर्ड पूरे मीडिया में और इंडस्ट्री में और बिजनेस में लोगों की तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ, कमी हुई है। बिल्कुल, ये पॉइंट है आपका। कट लोग इस पे बात नहीं कर रहे। अच्छा, नहीं भी लगा ना, कट नहीं भी लगा तो बैंकों में पड़े पैसे कम हो गए हैं, आपकी सैलरी जितनी थी उससे कम हो गई है। वो अगर कट डायरेक्ट नहीं भी लगा तो जितनी सैलरी महंगाई की वजह से वो रेशो जो है वो डाउन हो गई है। बात यह है कि लोगों की हालत अब
अब बताने से बताने के लिए नहीं, लोग महसूस कर रहे हैं हालत बड़ी खराब है, लोग बड़े परेशान हैं और इसमें कोई शक नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, आप सच कह रहे हैं, हम भी यहाँ पर यही परेशान है कि अवाम का आखिर बनेगा क्या। आपका शुक्रिया अंजुम रशीद साहब, बड़ी जबरदस्त आपने गुफ्तगू की है। हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट इसको जल्द से जल्द देखेगी और सिर्फ ये कर्जों के ऊपर या उधार या फिर फ्रेंडशिप के नाम पर पैसे लाना कोई बड़ी कामयाबी नहीं होगी। बिल्कुल, इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे। बहाली की बात करते हैं और दोबारा से जब ओवरऑल पंजाब में अदालत के अहकामात के पेश नज़र उन्हें बहाल कर दिया गया तो फिर बहुत से सवालात खड़े होते हैं कि दफातर के ताले तो खोल दिए गए, लेकिन क्या फंड्स के ताले खोले जाएंगे, क्या फंड्स दिए जाएंगे, क्या इख्तियारात दिए जाएंगे, क्या आवाम की खिदमत करने दी जाएगी, क्योंकि टाइम भी कम रह गया है 31 दिसंबर और उससे पहले जो उनके प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग थे जो बीच में रुक गए, क्या वो उसको कंटिन्यू कर सकेंगे या नहीं, ये बहुत बड़े और ये सवाल इसलिए खड़े होने क्योंकि पंजाब हुकूमत चाहती नहीं थी कि बलदियाती इदारे बहाल किए जाए और बहुत लेतोलाल का मुजाहरा किया गया और अहकाम जब सुप्रीम कोर्ट के आ गए उसके बाद ही ये काम किया गया। तो इसलिए अभी सवाल उठ रहे हैं कि ये दफ्तर के ताले तो खोल देंगे तो क्या फंड्स मिलेंगे, क्या स्टाफ मिलेगा, क्या काम होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जिला चेयरमैन कसूर राना सिकंदर हयात साहब, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये जो मामला है बल्दियाती इदारों के बहाल होने का, एक जानिब तो लगता है कि जी इदारे बहाल कर दिए, हुकूमत चाहती नहीं थी, ऑब्वियसली नजर भी आया सब कुछ, लेकिन अब जब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अब क्या सिचुएशन है करंट ऑन ग्राउंड? First of all, Abhijit, thank you for having me on this important issue. और मैं आपके मॉर्निंग प्रोग्राम के हवाले से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सो इन वेरी शॉर्ट स्टोरी आई विल जस्ट टेल यू दैट वाज अ वेरी लॉन्ग वॉर जो 3 साल चली है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन 77 years लोकल गवर्नमेंट्स वर रीस्टोर्ड। दे हैव नेवर बीन रीस्टोर्ड बिफोर। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट आती है वो लोकल गवर्नमेंट को तोड़ती है। So for instance, if we were for PMLN, PTI, उन्होंने कहा घर जाए, PTI इलेक्शन कराती है, PMLN आती है, वो कहती है आप घर जाए, and the people have been suffering. Anyway, coming back to the point, now we have been restored, and this order was passed in March 2020. और उसके 6 महीने बाद पंजाब गवर्नमेंट ने हमें लेफ्ट राइट रोला। लोकल गवर्नमेंट्स, आपने ये पूछा कि लोकल गवर्नमेंट फंक्शनल हो गई और क्या हम लोगों की सर्विस डिलीवरी कर सकेंगे, तो लेट मी जस्ट टेल यू दिस दैट लोकल गवर्नमेंट्स के अपने फंड्स होते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से फंड्स की मोहताज नहीं होती। और जिस तरह हमने कसूर में पहले साफ देहात शुरू किया, हमने रूरल सैनिटेशन शुरू की, वाटर फिल्ट्रेशन प्लान शुरू किए, तो हम इंशाल्लाह वी शुड बी एबल टू डिलीवर इन द नेक्स्ट वीक। बट पंजाब गवर्नमेंट अभी भी अपने हर्डल्स अटका रही है। हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स इस टाइम फंक्शनल नहीं है। यूनियन काउंसिल विच इज द बेसिक टियर, उसमें यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के डेथ सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स जारी करने के लिए उन्हें नाजा से रजिस्ट्री कनेक्ट नहीं किया गया। उनके यूनियन काउंसिल के अकाउंट्स जो डे टू डे अफेयर्स के वो अभी तक फंक्शनल नहीं है। तो आई थिंक इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक थिंग्स शुड बी बेटर। वी हैव बीन रीइंस्टेटेड, द गवर्नमेंट हैज बीन मूविंग फास्ट, बट फिर से दोबारा देन अगेन 2 महीने में हमने लोगों से जो वादे किए थे, हमारा मैंडेट 5 साल का था, या हमें 3 साल की रियासत कर दिया गया, तो इंशाल्लाह वी विल go to the Supreme Court for the lost time. Okay, सिकंदर साहब, I wanted आपने कहा कि जो हम 2 महीने में चीजें करेंगे आपके चैनल से शेयर करेंगे and you will see the difference. बिल्कुल सही। सिकंदर साहब, जैसे आपने कहा ना कि कभी रीच किया गया लोकल बॉडी को, मशीनरी, अगर आप तक आवाज आ रही हो, आपने कहा कि कभी रिस्टोर नहीं किया गया लोकल बॉडी को, तो मैं आप लोगों को ये क्रेडिट जरूर देना चाहूंगी कि यू गाइस पुट अप अ वेरी गुड फाइट। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपना केस प्रेजेंट भी किया कि अदालत ने ना सिर्फ उसे सुना बल्कि आपके हक में फैसला किया और मेक श्योर भी किया कि एक्चुअली उस नोटिफिकेशन के ऊपर अमल दरामद हो। लेकिन पीछे सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो और वो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, पंजाब गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उनके मुखालिफ पार्टी की इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो फाल हो जाएं, अपने अपने जिला काउंसिल या यूनियन काउंसिल में काम करना शुरू कर दें। आपने जिक्र किया आवाम की खिदमत का, बहुत छोटे छोटे पेटी इश्यूज होते हैं यूनियन काउंसिल लेवल के, वो चाहे स्ट्रीट लाइट हो, वो चाहे सीवरेज का काम हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, तमाम मुलाजिमीन को भी डिस्पर्स कर दिया गया था। यूनियन काउंसिल्स उस तरह से नहीं फंक्शनल थी, खत्म कर दी गई थी। आपको लगता है कि इन 2 महीनों में आप वापस उसी सेटअप पर ला सकेंगे अपने तमाम लोगों को और फंड्स के अलावा भी लोगों को एट द डोर स्टेप सर्व कर सकेंगे? मैं सबसे पहले आपकी बताना चाहूंगा, जिस तरह आपने कहा कि लॉन्ग वॉर, and we want to give credit to the media and a lot of other people for always standing by us. जहां तक फंड्स की बात है,
मैं आपको ये बताते चलूं कि हम सर्विस डिलीवरी वाइज वी लुक ऑन ट्रैक। डेवलपमेंट शायद 2 महीने में वो टूटी हुई रोड्स है शायद हम वो किस की ना बना सके, तो हम स्टेडियम्स बनाना चाह रहे थे हाफवे थ्रू, शायद हम वो कंप्लीट ना कर सके। बट वी वांट टू टेल देम कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का आपने जिक्र किया, इन लॉ दे हैव नो प्रोविजन टू यूज लोकल गवर्नमेंट फंड्स दैट दे यूज, वेरी ट्रू, एंड but inshallah in these 2 months we will come, we'll join offices, you will see betterment in municipal services, you will see that we will pick up breweries, heaps and heaps of breweries in the villages, you will see that we will make sure inshallah that we do our part in Saaf Pani in whatever way municipal committees or rural urban areas that we can deliver. We'll make sure that inshallah ta'ala we do the safai that LWMC has got done. ठीक है राणा साहब, आप जिस तरह बता रहे हैं कि आप मेक श्योर करेंगे, कोशिश करेंगे और यही करनी चाहिए जब तक है टाइम उस तक, लेकिन अब चूंकि 2 महीने रह गए हैं, आप ये जिक्र कर रहे थे गुफ्तगू के दौरान कि हम चाहेंगे कि जो लॉस्ट टाइम है उसको भी पूरा किया जाए, इसके लिए क्या तैयारी, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि अगर आपको बलदियाती इदारे जो जितनी देर फाल नहीं रहे, जो वो टाइम जाया हुआ है वो अगर मिल जाए तो जो काम शुरू की, जैसे हम स्टेडियम का जिक्र कर रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहे हैं, वो फिर मुकम्मल हो सकते हैं आपके ही टेन्योर के अंदर। तो क्या उसके लिए क्या तैयारी है, क्या प्लान बना रहे हैं बलदियाती इदारे उस तरह से, तो आप लोग इसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं? हमारे पास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में बिलियंस ऑफ रुपीस, आई एम रिपीटिंग, बिलियंस ऑफ रुपीस लाहौर एमसीएल के अंदर एटलीस्ट 40 मिलियन, 40 अरब रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है। आई एम चेयरमैन जरा काउंसिल कसूर, आई एम सेइंग कि हमारे पास 2 बिलियन पड़े हुए हैं। इस नालायक वो जहाँ पे ये कह रहे हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, लोगों की प्रॉब्लम है, वहां पे 2 बिलियन हमारे पास पड़े हुए, ये 2-3 साल से दिस इज टैक्स पेयर्स मनी, यू पे द टैक्सेस, द पाकिस्तानी अवाम पेज द टैक्सेस। अब अगर हम वो पैसे लगा के बेहतरी के लिए काम करते हैं, आज तो वो 100% अभी से अभी डिलीवरी हो जाती। सेकंड पॉइंट, व्हेन यू कमिंग एंड सेइंग कि पिछले 2.5 साल है हमारे 27 मंथ्स है, तो हमने लंबी बैटल लड़ी है बारी की, इसमें भी हमारा मैच बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का मामला हमारी इन चेंबर हेयरिंग हुई है डीसीपी ने काजी फाइव मिनिस्टर साहब और ऑर्डर तो अगर ये बताना चाहूंगा कि अगले 27 महीने हमें तो इसके since we are no officers, अभी साहब इस कंट्रोल सिक्योरिटी फाइट और पुलिस के रिन्यूअल ऑफिस नहीं किया, हमारे सीनियर्स कोई नहीं है, हमें प्राइवेट पास जब दिया गया, तो यू नो ओपन अगेंस्ट गवर्नमेंट चाहता है इस मुल्क के अंदर। आपके यहाँ शायद सिग्नल्स का प्रॉब्लम है कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। ये मैंडेट और अपने टर्म को पूरी करते हैं। ठीक है, आपके मैंडेट और टर्म को पूरे करने के लिए आप फाइट पुटअप करेंगे। आपकी आवाज बीच में डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा आ रही थी क्योंकि शायद सिग्नल्स का इशू है कि बात क्लियर नहीं हो पा रही थी, बट आपने सही कहा कि फंड्स पड़े हुए हैं, इवन जिला कसूर के अकाउंट में भी फंड्स पड़े हुए हैं। अगर पंजाब गवर्नमेंट अकोमोडेट करना चाहे तो बड़े आराम से कर सकती है, लेकिन बात फिर आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सिकंदर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप मौजूद थे एंड गुड लक फॉर दिस चैलेंज। ये 2 महीने बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए होने वाला है और जो आप कह रहे थे कि आपने मजीद लड़ना है कि लॉस्ट टाइम को भी कंपनसेट करवाया जाए, वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, इसलिए लगे रहें और कोशिश करें कि आपका जो इरादा है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि इससे आवाम को फायदा होगा, जो उनके काम रुके हुए थे वो पूरे हो जाएंगे। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। इस मौसम के हवाले से एक इशू जो कि सामने आता है और आप शहरी जो है इससे खासे परेशान, वो है स्मॉग, यानी कि एनवायरनमेंट जो है हमारी खासी ख़राब हो चुकी है, उसमें स्मोक और जब फॉग शामिल होती है, ऐसी सर्दियाँ करीब आती हैं तो स्मोक जो है वो डिस्पेंस होकर हमारे लंग्स में जाती है और इसकी वजह से लोग बहुत बीमार होते हैं। और ये एनवायरनमेंट इशू ऐसा है जिसको हल करने के लिए गवर्नमेंट को एक तो शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो अपनानी होती है। अच्छा, गवर्नमेंट की आपने बात कर दी, तो गवर्नमेंट तो शुरू से ही एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए है भी। जितने इंटरनेशनल फॉरम्स हैं, पाकिस्तान हमेशा एडवाइस करता हुआ नजर आता है और पाकिस्तान के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी तारीफ भी की जा रही है, वो बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से हो या लॉन्गर रन में बाकी प्लान्स के हवाले से हो, लेकिन शॉर्ट टर्म प्लान्स में इफेक्ट्स नज़र नहीं आना शुरू हुए। अभी भी स्मॉग शुरू हो चुकी है और कुछ वेबसाइट्स के मुताबिक जो इंडेक्स दिए जा रहे हैं उसमें दुनिया का आलूदा तरीन शहर जो है वो गुज़श्ता रोज़ लाहौर को पहले नंबर पर दिया गया और कराची को दूसरे नंबर पर दिया गया। क्या क्या इशूज़ हैं, किस तरह से इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट अली एजाज साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली एजाज साहब वक्त देने के लिए। और ये जो हम जिक्र कर रहे हैं स्मॉग और माहौलियात की तब्दीली की वजह से, हर साल अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ये शुरू होता है और नवंबर का पहला हफ्ता सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है?
गवर्नमेंट ने इस दफ़ा काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस किए। भट्ठे अगर देखें तो लास्ट ईयर हमने 100% कन्वर्ट कर लिए थे। उसके बाद फर्दर एक वेरिफिकेशन के लिए टीम्स बना दी गई जो 3-4 मूवमेंट्स के ऊपर कर रही है कंसिस्ट, ताकि मल्टी लेयर चेकिंग हो सके और कंफर्म किया जा सके। उसके अलावा ऑनलाइन एक ऐप है जिसके ज़रिए हम इसको ऑनलाइन जो है वो कर रहे हैं मॉनिटरिंग। तो इस दफा भट्टे बंद नहीं किए जा रहे। भट्ठे बंद नहीं किए और जा आप कह रहे हैं 100% जिगजैग जो टेक्नोलॉजी थी इश्यूज विद जिगजैग के जब उस टेक्नोलॉजी को चूज़ किया गया था, जो देखा गया था कि ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए जो इजीली कन्वर्ट की जा सके। तो जब आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको बैक रिवर्ट भी कर सकते हैं इजीली। तो कुछ भट्ठे हमें देखने में आ रहे हैं कि वो वापस रिवर्ट हुए हैं। अच्छा। उनके ऊपर फाइन्स भी किया जा रहा है। पूरे पंजाब में कोई 8 मिलियन के करीब फाइन किया जा चुका है अब तक भट्टों को, ठीक है, और उन्हें बंद किया जा रहा है भट्टे जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे। सही। लाहौर में कोई इंडस्ट्री हमने आइडेंटिफाई की थी जो कि पोटेंशियल सोर्स हो सकते थे। कुछ 300+ यूनिट थे, उन्हें नोटिस भी किए गए, अभी एक्शन भी स्टार्ट कर दिया गया उनके खिलाफ। सही, ठीक है। अली एजाज साहब, आपने जिस तरह से बताया कि शॉर्ट टर्म आपने क्या प्लानिंग्स की हैं, इस वक्त सूरत हाल क्या है हमारे साथ सादिया खान जो कि हमारी रिपोर्टर हैं और एनवायरनमेंट की बीट को भी देखती हैं, ओवरऑल सिचुएशन को भी देख रही हैं कि क्या यहाँ पर बात है इस वक्त। सादिया, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है एनवायरनमेंट के हवाले से। हमारे साथ अली एजाज साहब मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट है। वो बता रहे हैं कि खासे इकदाम किए थे, लाहौर में सूरत हाल खासी बेहतर है। आप बताइएगा क्या सिचुएशन है इस वक्त। जी बिल्कुल, अब गवर्नमेंट बताती है चलो कि ये जो मुख्तलिफ वेबसाइट जहाँ पर लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं और वहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि जी लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों में है। और वाकई में आलूदा तरीन शहरों के फर्क में पहले नंबर पे हो तो हमें सांस लेने में भी दुश्वारी हो, हम चल नहीं सके, हम काम नहीं कर सके। ये एक फैक्टर है कि वाकई आलूदगी है, लेकिन इस तरह से प्रोपेगेंडा करना कि लाहौर आलूदा तरीन है, ये झूठ है। और जो मुख्तलिफ वेबसाइट दी गई है जिन्होंने मॉनिटरिंग अपने सिस्टम डिवाइसेस लगाई हुई है, वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसकी जो रेशो आती है वो इस तरह से शो करती है कि जी आप सांस नहीं ले सकते। अगर हम महकमा माहौलियात की बात करते हैं उनके मुताबिक इनका एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी जो है वो तकरीबन 190 है, जबकि अगर हम मुख्तलिफ डिवाइसेस पर यकीन करते हैं तो उनके मुताबिक लाहौर जो है वो इस टाइम 500 को तजावज कर गया है। हाँ, ये फैक्टर मौजूद है कि लाहौर में पॉल्यूशन है और जैसे मौसम शुरू होता है तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसमें धुंध है। जब धुंध होती है तो डेफिनेटली वो स्मोक बनती है। स्मोक में आपको पता है कि आपको किस तरह के मसाइल का सामना होता है। अच्छा सादिया, ये बताइएगा जैसे अभी अली एजाज साहब कह रहे थे कि इस दफा हम भट्टे बंद नहीं कर रहे, लेकिन हमने लास्ट ईयर भी और अभी भी करीबन 100% जो है वो भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर ले गए और इंडस्ट्रीज को भी कंट्रोल किया जा रहा है। इस हवाले से बताइएगा, क्या आपने फील्ड में आप चुके देखती हैं वाकई में ये 100% भट्टे जो हैं वो कन्वर्जन हो चुकी है ऑलमोस्ट? अच्छा अली एजाज साहब, तो वैसे मैं ये बता के थक चुकी हूँ कि आप तो लाहौर से बाहर जाएं, पंजाब के बड़े शहरों में विजिट करें तो आपको अंदाजा होगा कि वहाँ पर किसी टेक्नोलॉजी पे भट्टा जो है वो तब्दील नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी के भट्टे सारा साल काम करते रहे, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, 2019 में, 2020 में, क्योंकि वहाँ लोगों को पता ही नहीं है। सादिया का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अली एजाज साहब, उन्होंने कहा है कि लाहौर में तो शायद होगा क्योंकि बड़ा शहर है, लेकिन बाकी शहरों में इस तरह से नहीं हो पाया। ये भी लाहौर से बाहर चले जाए तो इस तरह की सिचुएशन है कि वहाँ पर लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं जो कि डायरेक्शन दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। वो इसीलिए कहा गया ना कि 8 मिलियन के करीब फाइन कर दिया गया अब तक भट्टों पे। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कंबाइंड टीम्स इसीलिए बनाई गई हैं क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स हमें आ रही थी कि बाज़ भट्टे जो हैं वो रिवर्ट बैक हो रहे हैं। तो उस पर एक्शन किया जा रहा है, उन भट्टों को सील भी किया जा रहा है, उन पर पानी भी डाला जा रहा है और फाइन भी किया जा रहा है उनको। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, गवर्नमेंट इस पर एक्शन तो ले रही है। हम और अली साहब, अगर क्रॉप्स बर्निंग के ऊपर पाबंदी है, फसलों को आग लगाने पर, बिल्कुल क्रॉस बर्निंग पे पाबंदी है, 144 भी इम्पोज है। पीडीएमए ने क्लाइमेट भी इसको डिक्लेयर किया हुआ है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। बेसिकली आपने शॉर्ट टर्म तो सारे इकदाम कर लिए हैं, थोड़ा सा अगर आप जाते जाते ये भी हमें बता सकें क्योंकि हमारा वक्त कम होता है कि लॉन्ग टर्म क्या प्लानिंग की है गवर्नमेंट ने ताकि उस हवाले से भी डील किया जाए। दरख्त तो लगा रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी इस पर बहुत काम कर रही है, लेकिन आप इस पर क्या कहते हैं? लाहौर में एक तो स्पेशल अगर आप देखें तो अर्बन फॉरेस्ट पे जो है उस पर काम किया जा रहा है। अबाउट 2.5 मिलियन दरख्त जो लगाए जा चुके हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, कुछ 3-4 साल में हमें उसका इफेक्ट नज़र आएगा। उसके अलावा पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया गया एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट है जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स की कैपेसिटी इन्हेंस की जाएगी, उसमें EPA की कैपेसिटी इन्हेंस की जाएगी। हम करेंगे कि लाहौर के अंदर कोई 50 से ज़्यादा जो है मॉनिटरिंग स्टेशन हैं उनको इस्टेब्लिश किया जा सके ताकि हमें कंप्लीट, अभी भी हमारे पास कुछ 6-7 हैं सेंटर्स जो हमने रैंडम जगह पे लगाए हैं, हमारी मोबाइल लैब्स भी मूव करती हैं,
मगर हम ज़्यादा अच्छी कवरेज कर बिल्कुल सकेंगे सही, लेकिन ये उसके जो साथ। वेबसाइट्स हैं ये पिकअप करती हैं प्राइवेट डाटा को। आई बिल्कुल थिंक ऐसे उसके ही है। हवाले से भी कोई काम करना चाहिए, वरना तो जैसे सादिया भी बता रही थी, ये तो Regulation फिर होनी बदनामी का बायस है इंटरनेशनली, जब आप कह देते हैं कि आलूदा तरीन दुनिया का शहर लाहौर हो गया। देखें, एक प्राइवेट वेबसाइट है, उस पर हम वो कुछ भी कह सकते हैं। अब यूट्यूब को आप नहीं रोक सकते, कोई भी बंदा चैनल बना ले अगर, तो उस पर तो वो लेकिन कुछ नहीं ऑब्वियसली कर भी सकते, जिम्मेदारी मगर का action मुजाहरा किया जा करना रहा है। चाहिए, रिलायबल सोर्सेज होने चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क की बदनामी होती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन इतनी खतरनाक है नहीं, लेकिन जो है उस पर भी काम किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अली Thank साहब you, very आपका, आपकी grateful. तशरीफ आवरी के लिए। एक ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात करेंगे आलमी वबा कोरोना की। कोरोना के हवाले से कुछ मुस्बत खबरें हैं जी। 6 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया गुज़श्ता 24 घंटों में, और 9 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए, जबकि पॉजिटिव केसेस 1.42 हैं, यानी कि अभी पॉजिटिव रेशो मुसलसल 2 से नीचे आई, जो कि अच्छी बात है। और अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वो भी पाकिस्तान में 10 करोड़ का जो नंबर है, जो कि बहुत ज़्यादा खुश आइंद है, वो भी क्रॉस हो चुका है कि एटलीस्ट सिंगल डोज जिन्होंने लगवा ली हुई है। बिल्कुल, सिंगल डोज जिन्होंने लगवा ली है वो 10 करोड़ का फिगर क्रॉस कर गया है, और उतनी ही तेज़ी से मजीद लोगों को भी हम इनकरेज करेंगे कि ज़रूर जाकर अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, ताकि हम इस रेशो को 0 तक लेकर आएं और हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस जाएं, कोविड को ना सिर्फ हराएं बल्कि बाकी जो हमारे मसाइल हैं उनको भी हम फेस कर सकें। लेकिन उसके साथ साथ जहां कोविड एग्जिस्ट कर रहा है, वहीं इस सीज़न में डेंगू भी आ जाता है। और अभी हम स्मॉग का भी जिक्र कर रहे थे, तो एक चीज़ आपने नहीं छोड़नी है, वो है मास्क लगाना, और डेंगू से बचने के लिए फुल स्लीव्स पहनना, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, तो सीजनल फ्लू और बाकी चीज़ों से बचने के लिए ये ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर हम डेंगू की बात करें तो ये इसके पेशेंट मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं जी। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 123 अफराद मुतासर हुए। पंजाब भर में आज फिर 500 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। लाहौर में 367 मरीज हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, और मजीद 2 अमवात जो हैं वो वाक़ई हुए। बिल्कुल, तो ये सूरत हाल जो है खासी परेशान कुन है अभी भी पंजाब में, तो इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद मगजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेड डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इस वक्त सूरत हाल पर अगर बात करें डेंगू की, कुछ बेहतरी हुई है या अभी भी मामलात खराब हैं और अभी भी इसी तरह से केसेस बढ़ रहे हैं? नहीं, बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, और केसेस तो खैर अभी हैं, लेकिन यह है कि हम उनका केस रिस्पांस कर रहे हैं, उनकी जो है एक्टिवली हम सर्वेलेंस कर रहे हैं, लार्विसिडल कर रहे हैं, और अडल्ट मॉस्कीटो भी जहां हमारे पास उसमें आ रहा है, उसकी हमें उसकी जो ग्रोथ मिल रही है, तो उसको भी हम किल कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी भी मामलात को आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर अब सिचुएशन की हम बात करें, इस वक्त ऑब्वियसली परेशानी की है, तो फिर क्या इकदाम लिए जा रहे हैं? हॉस्पिटल्स में क्या सिचुएशन है? ये कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल में परेशानी की बात बन रही है, लेकिन फिर डॉक्टर्स ये भी कहते हैं इमरजेंसी बेड्स जो लगाए हैं या फिर जो बेड्स डेडिकेट किए हैं वो भी वहाँ पर कैपेसिटी है। आप जरा बताइए इस वक्त कैसे मैनेज किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल कैपेसिटी है। 5000 बेड्स हमारे पास इस वक्त भी मौजूद है हॉस्पिटल्स में, टीचिंग हॉस्पिटल्स में, इवन पंजाब में। और लेकिन ये है कि उधर अभी भी 2100 जो है वो इस वक्त मरीज़ हैं, और ये भी सारे कन्फर्म डेंगू के पेशेंट्स कन्फर्म केसेस नहीं है। हम प्रोबेबल को भी जिनका CBC करते हैं और प्लेटलेट्स काउंट डाउन होता है, तो वो उसको भी हम एडमिट कर लेते हैं ताकि उसका एलाइजा किया जाए और उसका कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाए। बिल्कुल सही। और उनमें से मैक्सिमम जो है वो नेगेटिव भी होते हैं, एलाइजा नहीं भी होता, डेंगू नहीं भी होता, क्योंकि हर बुखार डेंगू नहीं है। लेकिन जो डेंगू है तो हम एहतियात के तौर पे सबको एडमिट भी कर रहे हैं और उनका फाइनल टेस्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही, और एहतियात के तौर पर ये इकदाम करना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन वहीं पर आवाम की अवेयरनेस के लिए क्या काम किया जा रहा है ताकि लोग भी अपना कॉपरेशन अवेयरनेस के लिए हम उनको लोगों को जो है हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, पम्फलेट्स दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, घर घर जाके हमारी टीमें उनकी हाउसकीपिंग का, उनको खुद को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी अपनी हाउसकीपिंग करें। हम भी कर रहे हैं, हमारी टीमें भी जो उनके बाहर लॉन्स हैं, जो एयर कूलर है, जो उनके अंदर जो है उनके घर के अंदर की सर्वेलेंस है, उसमें भी उनको एजुकेट भी कर रहे हैं और उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, सर्वेलेंस कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के हेड हैं, तो कैसे इकदाम किए जा रहे हैं? स्प्रे के हवाले से कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि स्प्रे उस तरह से नहीं किया जा रहा जैसे माजी में किया जाता था, और उसकी वजूहत भी सामने आ गई कि स्प्रे इतना ज़्यादा नहीं करना। अगर कहीं पर डेंगू हो पाया जा रहा है तो वहाँ पर स्प्रे भी किया जा रहा है, तो फिर ये भी कोई कन्फ्यूजन नज़र आ रही थोड़ी? नहीं, ऐसी कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, बस लोगों में ज़रा ये होता है कि ये अच्छा धुआं हो, और लेकिन इस तरह का वो लोगों के लिए सेहत के लिए मुज़र है, और वो उसका मॉस्कीटो की उसके साइकिल ब्रेक करने में भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ हम हर चीज़ कर रहे हैं। मैं 3 तरीके होते हैं,
लोग अलार्म हो रहे हैं कि स्प्रेज नहीं हो रहे, क्योंकि इतने सालों से एक प्रैक्टिस थी कि मुसलसल स्प्रे किए जाते थे। अगर ये गलत है, मुजरे सेहत है, और अब आकर ये पता लगा है, तो फिर इतने सालों तक क्यों किया जाता रहा? क्या हम अंडर ट्रेन थे? हमें पता नहीं, इतने सालों की बात नहीं है, इतने सालों की बात नहीं है। पहले भी नहीं किया जा रहा था, जहां जरूरत होती है वो पहले भी किया जा रहा था और अब भी किया जा रहा है। तो मैं एक लोगों की इमेज की बात कर रहा हूं, तो वो जो इमेज बना लेते हैं कि अच्छा नहीं, हर तरफ धुआं धुआं हो, तो वो उसका कोई फायदा भी नहीं है, ना लोगों को फायदा है, ना मॉस्किटो मारने में हमें फायदा है। सही, आप तो जो जहां जरूरत है तो वहां हम हर दोनों काम कर रहे हैं, IRS भी कर रहे हैं, फॉगिंग भी कर रहे हैं, और मैकेनिकली भी और केमिकली भी लार्वा को रिमूव कर। आपने ये 3 तरीके जो बताए उसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, वो तरीके क्या हैं, क्योंकि जो नाज़रीन है उनके लिए आसानी हो जाए। पहला तरीका यह है कि जहां हमें लार्वा मिलता है तो उसको मैकेनिकली रिमूव करना होता है, कि जी हाथ से पानी खुश कर दे, बर्तन साफ कर दे और कहीं साफ पानी खड़ा ना होने दे। दूसरा होता है कि जी अगर वो हाथ से साफ नहीं होता, छोटी सी पॉन्डिंग है, तो उसमें केमिकल डाल देते हैं, तो केमिकली उसको जो है उसको डाल के तो उसको किल कर देते हैं। दूसरा होता है ये केमिकल, और तीसरा होता है बायोलॉजिकल, कि जी फिश या कुछ इस तरह की जो थिलापिया फिश होती है तो वो भी होती है, जो अगर ज्यादा पॉन्डिंग है, ज्यादा पानी खड़ा है, तो उसमें फिश छोड़ देते हैं। बाकी जहां अडल्ट हमारे केस रिस्पांस के तौर पे अडल्ट मॉस्किटो मिलता है, तो उसके लिए हम IRS भी करते हैं और फॉगिंग भी करते हैं। दोनों तरीके हम अख्तियार करते हैं और मैकेनिकली भी रिमूव करते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्रिटिकल टाइम कौन सा अब रह गया है पीछे, कौन से सीजन, मतलब किस एस्टिमेटेड डेट तक जो है वो डेंगू का सीजन रहता है, और उसके बाद ये खतरा थोड़ा कम हो जाएगा? ये डेट्स की तो बात नहीं होती, अलबत्ता टेम्परेचर रिलेटेड होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें फेवर कर रहे हैं, जैसे पहले पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर मामले में मदद की है, तो इस मामले में भी हम भी अपना काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से भी हमें जो है वो फेवर मिल रही है। टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ये 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी बाइटिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है, और 10 डिग्री तक ये मर जाता है। और टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन हो रहा है तो इसकी जो मोबिलिटी और इसकी इन्फेक्टिविटी दोनों कम हो रही है, और इंशाल्लाह जल्दी हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हफ्ते 10 दिन तक क्लियर हो जाएगा। आप कुछ बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब कि इस वक्त जो सिचुएशन है पेशेंट्स की, क्रिटिकल पेशेंट्स और जो सिवियर पेशेंट्स नहीं हैं, उनके हवाले से बताएगा क्या उनकी सिम्टम्स आ रहे हैं और कितने लोग परेशान हैं, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा परेशानी लोग लेकिन घरों में ट्रीट कर रहे होते हैं, वो भी थोड़ी रेडलाइन भी बता दीजिए। नहीं, वो घरों में परेशानी वो घरों में किया जाता है, जब तक उसका CBC डेली करवाना था। जो घर में भी मरीज होता है तो वो भी हमारे अंडर सर्वेलेंस होता है। अगर वो पॉजिटिव केस है तो उसको हम फिर भी सर्वेलेंस कर रहे होते हैं, उसका हम केस रिस्पॉन्स भी कर रहे होते हैं, और उसको क्लिनिकली भी मैनेज कर रहे होते हैं। उन्होंने प्लेटलेट काउंट के ऊपर उसका डिपेंड करता है कि अगर वो डेली वो फॉल कर रहा है और उसके नंबर फॉल में इंक्रीज हो रहा है, तो फिर जब 50,000 तक पहुंचते हैं तो फिर उसको एडमिशन करा दिया जाता है हॉस्पिटल में। लेकिन उससे पहले जो है वो हमारी गाइडलाइन के मुताबिक एडमिशन की जरूरत नहीं होती, तो हमारी टीमें उनको उधर भी सपोर्ट करती हैं और उनको उधर भी मॉनिटर करती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं कि ये डेंगू बुखार है और आम बुखार नहीं, जैसे आपने कहा कि हर बुखार डेंगू नहीं होता? ये आपको पता ही है कि ये डेंगू का जो बुखार है, ये तो पहले तो इसकी बात यह है कि ये 2 से 10 दिन का जो बुखार होता है। दूसरी बात यह है कि ये बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है एज कम्पेयर टू कोरोना। इसका 103, 104, 5 तक टेम्परेचर होता है। तीसरा यह है कि इसमें बॉडी पेन्स और बॉडी एक्स इतने ज्यादा होते हैं कि दिस इज आल्सो कॉल्ड बोन ब्रेकिंग फीवर। तो ये हड्डी तोड़ किस्म का बुखार होता है। आंखों के पीछे जो है वो भी इसका मतलब दर्द तक होता है। दूसरी बात यह है कि अगर प्लेटलेट्स डाउन हो तो मुख्तलिफ गम से या इससे ब्लीडिंग का होना भी हो सकता है। तो ये सारी अलामात इसी के साथ रिलेटेड है। जैसे अलामात सवेयर हो तो पेशेंट जो है वो डॉक्टर से ऑब्वियसली रब्ता करता है। तो अगर आप ये बता सकें कि ट्रीटमेंट के हवाले से क्या है, कि क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जो सवेयर है या फिर जो सवेयर नहीं है? जो ट्रीटमेंट जो सीवियर नहीं होते तो उनको तो पेनाडॉल और एंटीपायरेटिक बुखार की दवाई दी जाती है, लेकिन जब उसकी ब्लीडिंग या प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है तो फिर उसके लिए डेक्सट्रॉन 40 एक मेडिसिन है, एक इंजेक्टेबल है जो हमारे पास मौजूद है, हमारे सारे टीचिंग हॉस्पिटल्स में मौजूद है, हमारे पेरिफेरी के हॉस्पिटल्स में मौजूद है।
तो वो उसको उसकी ड्रिप लगाई जाती है। पहले तो उसको नॉर्मल फ्लूइड दिए जाते हैं, लेकिन अगर उससे भी कंट्रोल ना हो रहा तो फिर उसको डेक्स्ट्रॉन 40 दिया जाता है। ओके, ठीक, बहुत ठीक। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और ये तमाम साइंस एंड अवेयरनेस के हवाले से कैसे ट्रीट करना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप जी। तक पहुंचाई। और प्लीज़ विजिलेंट रहिए, सिर्फ एहतियात इलाज बीमारी होने के बाद नहीं करनी है, इलाज से पहले, बीमारी से पहले भी करनी है। और वो ये है कि कहीं पानी खड़ा होने नहीं देना, खुद ख्याल रखना है, मॉस्किटो रिपेलेंट जो है वो इस्तेमाल करना है, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं, खास तौर पर बच्चों को शाम के बाद बाहर मत निकलने दें क्योंकि उनको भी डेंगू का बिल्कुल। और इसके साथ साथ जी एहतियात यहाँ पर लाजमी है। वहीं पर अगर आज की डेट की मुनासबत से हम बात करें तो फिर मरियम नवाज साहबा आज अपनी सालगिरह मना रही हैं, 28 अक्टूबर 48वीं सालगिरह। मरियम नवाज जो कि नून लीग की अहम लीडर अब साबित हो रही हैं और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो आगे भी बढ़ रही हैं। और इस वक्त उनका जो किरदार नून लीग और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है वो खासा अहमियत इख्तियार कर चुका है। बिल्कुल, आप एतराज़ कर सकते हैं उनकी पॉलिसीज़, उनकी बातों पर, उनके तरीक़ेकार पर, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन वो बढ़ चढ़ कर सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं अपने वालिद की गैर मौजूदगी में वो ज़्यादा मजीद उभर कर सामने आ रही है। क्योंकि इससे पहले वो रफाही कामों में तो काफ़ी एक्टिव रही हैं, बहुत ज़्यादा फलाह बहबूद के उन्होंने काम किए हैं, मुख्तलिफ तंजीमों को संभाला हुआ है। और लेकिन उसके जब से ये तमाम टेन्योर शुरू हुआ, ख़ास तौर पर अपोजिशन जब गवर्नमेंट में आई और मरियम नवाज ने खुद जलसे जुलूस करना शुरू किए, आवाम से खिताब करना शुरू किए, तो वो काफ़ी प्रोएक्टिव भी हो गई। बहरहाल आज सिर्फ मरियम नवाज खुद ही नहीं अपनी सालगिरह मना रही, बल्कि पूरी पार्टी उनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और उनको सोशल मीडिया के ऊपर भी विश किया जा रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो बाकायदा बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो अरेंज भी की गई। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी। बड़ी तादाद में उनके फैंस भी हैं और जैसे कि उनकी पॉलिटिक्स में अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो वहीं पर मरियम नवाज साहबा की इतनी बड़ी तादाद में जो फैंस जो सोशल मीडिया पर उनको फॉलो करते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से फॉलो करते हैं, हर बड़े बड़े उनके ज़बरदस्त फैंस भी हैं जो कि मेरा ख्याल में ऑब्वियसली वो अपने तौर पर भी बर्थडे मनाएंगे जी, क्रिटिक भी है बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो है वो अपने बर्थडे जहाँ पर मनाएंगे पार्टी की हैसियत से भी, इसके अलावा पर्सनल लेवल भी लोग बर्थडे मनाएंगे डेफिनेटली उनकी। तो मरियम नवाज साहबा को जी हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल, और एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज हो रहे हैं। लतीफ खोसा साहब और एहसन भून में मुकाबला है और बड़ा सख्त मुकाबला होगा क्योंकि मीर और हामिद खान ग्रुप का मुकाबला हमेशा ही बड़ा तगड़ा होता है। बिल्कुल, बड़ा तगड़ा होता है, बड़ी जबरदस्त तरीके से कैंपेन चलाई जाती है। और मुझे एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि वकला बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और आज जो है वो 3151 जो वोटर्स हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और मुख्तलिफ शहरों में जो है वो करीबन 13 पोलिंग स्टेशन, मजमूई तौर पर 13 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बनाए गए हैं जहाँ पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। और हमारे कोर्ट रिपोर्टर जो खुद भी ऑब्वियसली कोर्ट को कवर करते हैं, लेकिन मलिक अशरफ साहब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी बात यह है कि वो इलेक्शंस को बड़ा इंजॉय भी करते हैं, उस गहमा गहमी को, उस तमाम सिनेरियो को। और हमारे साथ मलिक अशरफ साहब मौजूद भी हैं। मलिक अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बताइएगा वहां पर इस वक्त क्या माहौल है, वोटिंग का अमल तो शुरू हो चुका है? सिमर, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जब कोई भी वकला के जो इस तरह की तकरीबात हों या पोलिंग का अमल हो, कोई इलेक्शन हो, तो मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ। और सुबह से लेकर रात गए तक हम अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा इस हवाले से आगाह करते रहते हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात हैं और ये बहुत बड़ा दंगल है, इंतखाबी दंगल है, जिसके लिए पोलिंग का अमल जारी है, बिल्कुल पुरअमन पोलिंग जारी है। और इसमें साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के अलावा 250 से ज़्यादा वकला जो है अपना राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। और इस वक्त भी एक लंबी लाइन्स है जो वकला जो कि इंतज़ार कर रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। जो पोलिंग का अमल था वो 8:30 बजे शुरू होना था, लेकिन 55 मिनट की ताख़ीर के बाद ये अमल शुरू हुआ है। और इस वक्त वकला के न सिर्फ रिटायर्ड जजेस, साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा वकला की एक काफ़ी तादाद जो है वो वोट कास्ट कर चुकी है। और बाकी अब जो पोलिंग का जो ज़्यादा टेनोर होगा वो जो वक्फा होगा 1 से 2 बजे, उसके बाद शुरू होगा। ठीक है मलिक अशरफ साहब, जैसे आपने बताया कि वोटिंग शुरू हो चुकी है, तो आसमा जहांगीर ग्रुप, हामिद खान ग्रुप हमेशा ही बड़ा तगड़ा बड़ा क्लोज मुकाबला होता है। इस दफ़ा लतीफ खोसा साहब और एहसन भून, क्या नज़र आ रहा है आपको, क्या सिचुएशन है, कौन जीतते नज़र आ रहे हैं? जी देखिए, ये आपने बिल्कुल बात ठीक की कि ये दो रवायती हरीफ हैं, प्रोफेशनल ग्रुप और आसमा जहांगीर ग्रुप, और हमेशा इन्हीं दो ग्रुपों के दरमियान
मलिक साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ, हम दोबारा उनसे बात करने वाले थे कि कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, लेकिन आई थिंक वहीं पर इट्स टू बात अर्ली खत्म टू हो- से, अभी तो वोटिंग स्टार्ट हुई है। वो टेम्पो बनता है ना, वोकला तो जो सपोर्ट नजर आ रही होती है कि किसके कैंपेन से सपोर्टर बड़ा ज्यादा फर्क पड़ता है है। कि आपकी कैंपेन कैसे चल रही है, लेकिन ये बात भी है कि दोनों कैंपेन्स बड़ी स्ट्रांग तरीके से चल रही हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रुप बड़े ही सालों से जी, जी। जो है वो ना सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बल्कि वकला की फलाह बहबूद के लिए आवाज़ भी बुलंद करते रहते हैं। बड़ी मजबूत पार्टीज हैं ये दोनों, और वो जिसे कहते हैं ना कांटे का मुकाबला, वो एक्चुअली यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। ट्रू। और एहसन भून साहब और लतीफ़ खोसा साहब जो कि ऑब्वियसली बड़े सीनियर लॉयर्स हैं और हमेशा से उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है अपनी कम्युनिटी के लिए भी, तो अब देखते हैं कि उनकी कम्युनिटी ने अब उनके लिए क्या करना है, आज ये फैसला हो जाएगा। बिल्कुल, मलिक अशरफ हमारे साथ ही मौजूद हैं, और मलिक अशरफ साहब, आप अबू ज़र कह रहे थे बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले थे कि कौन जीतेगा, लेकिन मैंने ये कहा कि शायद इट्स टू अर्ली टू से दैट। कुछ है आइडिया कि कौन सा पलड़ा भारी नजर आ रहा है? जी देखें, इसका फैसला तो जो वोटर्स हैं उन्होंने करना है। यहाँ दोनों ग्रुप जो है काफी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। एहसन भून जो ग्रुप है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि अभी तक की जो सूरत है उसमें वो आते हैं, और जो सरदार लतीफ खोसा है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, और ये उस्ताद और शागिर्द का मुकाबला है। एहसन भून जो है वो वकालत में सरदार लतीफ खोसा के शागिर्द हैं, और इस दफा ये मुकाबला जो है वो इस लिहाज से बड़ा अहम है कि जो आसमा जंगीर ग्रुप है उसको लीड जो है वो एहसन भून कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो सरदार लतीफ खोसा की बात करें तो सरदार लतीफ खोसा इससे पहले वैसे में पंजाब बार कौंसल रह चुके हैं, साबिक गवर्नर रह चुके हैं, जबकि इस लिहाज से अगर हम बात करें जो इस वक्त सदर हैं हाईकोर्ट बार के, वो सपोर्ट कर एहसन सरदार लतीफ खोसा को। जबकि अगर हम एहसन भून की बात करें कि उनको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, तो उनको इस वक्त के जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं लाला फरीदी, और इसके अलावा साबिक सदर जो सुप्रीम कोर्ट सेंटर सैयद जफर है, इसके अलावा कलीम खुर्शीद वो भी साबिक सदर हैं, वो भी एहसन भून को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा जो साबिक सदूर हैं जिनको जो सपोर्ट कर रहे हैं एहसन भून को। ठीक है मलिक अशरफ साहब, आपका शुक्रिया। आपने कहा कि सपोर्ट भी जारी है, आसमा जहांगीर हामिद खान ग्रुप में एहसन लतीफ खोसा साहब का कड़ा मुकाबला है, और सपोर्ट अपने अपने इन लीडरान को किया जा रहा है वकला बरादरी की तरफ से। आज शाम तक जब वोटिंग का अमल खत्म हो जाएगा, फिर वोटिंग काउंट शुरू हो जाएगा, तो फिर मालूम हो जाएगा कि वाकई किसने वोट कास्ट किया और ज्यादा नंबर। एक्साइटमेंट आप देखिए कि क्या होगी, कि जैसे मलिक साहब बता रहे थे कि उस्ताद और शागिर्द का मुकाबला है, कि मतलब लतीफ खोसा साहब जो हैं वो उस्ताद हैं और एहसन भून साहब जो हैं वो शागिर्द हैं, तो इसमें वही वाली बात हो गई कि कोई भी जीतेगा खुशी दोनों तरफ बराबर होगी, और तमाम वकला फिर उसी को सपोर्ट करेंगे। ये सबसे खुशाइन बात होती है। बहरहाल शाम तक क्लियर हो जाएगा जी कि कौन जीता और कौन नहीं। फिलहाल तो वोटिंग का अमल जारी है। दूसरी जानिब कराची लिए चलेंगे आपको, जहां पर एक इशू गैर कानूनी बिल्डिंग नस्ला टावर का जो कि चल रहा है कई दिन से, और उसे खाली कराने की मुद्दत जो है वो खत्म हो गई। इससे पहले पानी, बिजली और गैस के कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर दिए गए थे। बिल्कुल, और इसके साथ साथ इस हवाले से अखबारात में इशारात भी दे दिए गए थे कि नस्ला टावर को गिराया जाएगा। ज़राई इंतजामिया की जानिब से इमारत खाली करने के नोटिस की मुद्दत गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म हो चुकी थी। इमारत में अब भी मकीन मौजूद हैं और सामान की मुंतकली का काम जारी है, और ये बड़ा परेशान कुन लम्हात हैं ऑब्वियसली। लेकिन दूसरी जानिब कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर को गिराने के लिए अखबारात में इशारा जो दिए थे, और इमारत गिराने में महारत रखने वाली कंपनियों से राब्ते की दरख्वास्त भी की गई है कि कैसे गिराना है, और कंट्रोल ब्लास्टिंग का ऑप्शन है या कोई और तरीकाकार है जिसके थ्रू किसी और जगह पर नुकसान ना पहुँचे, सिर्फ इमारत को गिराया जाए, जो कि अहकामात भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। सिर्फ इमारत गिरानी है, इर्द गिर्द की कोई भी इमारत उससे नुकसान ना हो, ना ही किसी शख्स को नुकसान हो। लेकिन ये आप देख भी सकते हैं कि लोग अपना अपना सामान लेकर जा रहे हैं, जो कि बड़े परेशान भी रहे, और उन्होंने एहतजाज भी इस हवाले से बिल्कुल, और बार बार वो ये भी कह रहे थे कि इसको गिराने से पहले हमारी अदायगियाँ करवाई जाएँ, हमें रकूम दिलाई जाए जो हमने ये नस्ला टावर में अपने फ्लैट्स लेने के लिए खर्च की थी और ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी। लेकिन उस हवाले से अभी तक कोई प्लान जो है वो मुरतब नहीं किया जा सका। और रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। रिजवान, कल मुद्दत खत्म हो गई नस्ला टावर खाली करने की, क्या अभी भी सामान की मुंतकली का सिलसिला जारी है? मकीन मौजूद है नस्ला टावर में? जी रिजवान, आप तक आवाज आ रही है? जी, कल मुद्दत खत्म हो गई नस्ला टावर को खाली करने की, क्या तमाम मकीन मुंतकिल हो गए यहाँ से या अभी भी कुछ मौजूद है वहाँ? जी बिल्कुल, देखिए 44 फ्लैटों के जो मकीन थे उनके जानिब से जो है वो डटे हुए थे, और कल जो कि मुद्दत कल शब रात 12 बजे जो है वो खत्म हो गई मुद्दत। इस दौरान हमने देखा कि सिर्फ 5 मकीन ऐसे हैं जो बदस्तूर इस बात पे डटे हुए हैं कि उनके वाजिबात उनको दिलाए जाएं, उसके बाद खाली करेंगे। बकाया तमाम जो मकीन हैं फ्लैटों के वो यहाँ से जो है मुंतकिल हो चुके हैं। और इसके अलावा ये भी आपको बता चलूँ कि रात 12 बजे के बाद जो है
जिला इंतजामिया को इस इमारत को अपनी तहवील में लेना था और इसे सील करना था, लेकिन ताहाल इस सिलसिले में भी कोई इकदाम जो है वो नहीं उठाया जा सका है। जी सही। रिजवान, आपने बताया कि अभी तक कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो कि मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। मुआवजे के हवाले से बताइएगा क्या अपडेट्स हैं कि क्या वादा किया गया है, क्योंकि ये भी अहकाम थे सुप्रीम कोर्ट के कि इनको आपने सेटल डाउन करना है और इनके ये पैसे, इनका ऑल्टरनेटिव जो है वो सेट करना है, वो क्या किया गया अब तक? एक इस हवाले से तो सूरत हाल जो की तू है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था उस फैसले के मुताबिक नस्ला टावर के जो मकीन हैं उनको उनकी रकूम जो है वो वापस दिलवानी थी बिल्डर से। लेकिन इस सिलसिले में जो जिला इंतजामिया है उसकी जानिब से कोई पेशरफ सामने नहीं आई। गुज़िश्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद जो है यहाँ पे आई थी नस्ला टावर के करीब और यहाँ पे उन्होंने मकीनों से जो है बातचीत की थी। उसके बाद जब मीडिया टॉक उनसे हुई थी तो उसमें उन्होंने ये जो सवाल उनसे किया गया कि जो मुतासरीन हैं उनके मुआवजे की अदायगी के लिए इंतजामिया क्या कर रही है, तो उनकी जानिब से कहा गया था कि हमने मुतासरीन से कहा है कि वो बिल्डर से रब्ता करें और बिल्डर अगर उनको अदायगी नहीं करते हैं तो फिर वो अदालत से रुजू करें और अदालत को आगाह करें, जिसके बाद अदालत की जानिब से जो अहकाम आएंगे तो इंसान पर अमल करेगी। जी रिजवान, जैसे आपने अभी ये जिक्र किया कि इन तमाम चीज़ों पर काम हो रहा है और दूसरी तरफ कमिश्नर कराची ने जो है वो अखबार में इश्तिहार भी दिया था कि इस इमारत को मुनज़्ज़म करने के लिए कंपनीज रब्ता करें, उस हवाले से क्या अपडेट है? देखिए, वो जो गुज़िश्ता रोज इश्तिहार दिया गया था कि इसको धमाका खेज बात इमारत को मुनज़्ज़म करने के लिए जो कंपनियां हैं, एक्सपर्ट कंपनियां, वो रुजू कर सकती हैं। 3 यौम का जो है वो टाइम दिया गया था, लेकिन इश्तिहार को शाया हुए तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। ताहल हमारे ज़रा ये कहते हैं कि किसी भी कंपनी ने जो है रुजू नहीं किया है। इस सिलसिले में मज़ीद आज और कल का दिन बाकी है, उसके बाद जो है वो इंतजामिया अपने तौर पर जो सेकंड ऑप्शन है जो हमारे ज़राए बताते हैं वो ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और KMC के जो एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के टेक्निकल अफसरान हैं उनकी मुश्तरका जो मामला है उसके जरिए जो है इस इमारत को मुनज़्ज़म करने का तरीका अख्तियार किया जाएगा। मैनुअल तरीके से ये सारा अमल होगा। बताता चलूँ आपको कि जो मशीनरी है, जो जदीद इक्विपमेंट है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास मौजूद है, लेकिन जो तजावुज़ात रिमूव करने के माहिर हैं, इंजीनियर्स हैं, वो जो है बल्दिया उस्मा कराची के पास मौजूद हैं। तो इन दोनों की कोलैबोरेशन से जो है इस इमारत को मुनज़्ज़म करने का अगर आगाज़ किया गया तो उसमें मुमकिन नहीं, इस इमारत को मुनज़्ज़म करने का अगर आगाज़ किया गया तो उसमें मुमकिन नहीं दिखाई देता कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम दिए गए हैं कि 1 हफ्ते में इस इमारत को जो है वो डिमोलिश किया जाए, उसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। जी तो ऑब्वियसली लग सकता है, लेकिन ये करना तो है। अब अहकाम जारी हो चुके हैं और इस हवाले से अब लोग जब अपने मकान यानी कि अपने फ्लैट्स खाली कर रहे हैं तो उसके बाद फिर ये मामला भी आगे बढ़ जाएगा। तो फिर जिस तरह से आपने ओवरऑल बताया कि अभी उस बारे में तो सेटलमेंट नहीं हुए, तो आपने जब देखा ऑब्वियसली लोग वहाँ से अपना सामान लेकर जा रहे थे रात को भी, और कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं अभी, क्या आपने कोई ऑल्टरनेटिव इंतजाम किए हैं, कैसे मैनेज किए, क्या जज्बात थे उनके, थोड़ा सा वो भी बताएं। देखिए, जज्बात तो जाहिर सी बात है कि जिसका आशियाना जो है वो उससे छीना जा रहा हो तो वो गमगीन ही होगा। ओवरऑल सूरत हाल ये है कि इन मकीनों में से बेशतर ने जो है ना सिर्फ ये कि एमरजेंसी तौर पर जो है मुख्तलिफ इलाकों में मकानात और फ्लैट जो है वो किराए पर हासिल किए हैं, बल्कि जो बाज़ हम रिहायशी हैं जो यहाँ से माइग्रेट हो रहे थे उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि वो फ़िलहाल जो है फौरी तौर पर कोई अरेंज नहीं कर सके हैं और फाइनेंशली क्राइसिस भी हैं उनके, तो इस वजह से वो अजीज़ रिश्तेदारों के यहाँ जो है वो मुंतकिल हुए हैं और मुस्तकिल हल की तलाश में सरगर्दा हैं। अच्छा, नस्ला टावर की अगर बात की जाए तो इसमें कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है काबीना डिवीज़न, उसकी जानिब से ये बात सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट में इस नस्ला टावर के हवाले से नज़रसानी की एक दरख्वास्त जो है वो दायर की जा रही है हुकूमती सतह से। इस बात का अंदिया दिया गया है और ये भी बताया गया है कि उस नज़रसानी में जो है वो इसके साथ साथ उसमें ये भी दरख्वास्त की जाएगी, अदलिया से अपील की जाएगी कि नस्ला टावर की NOC जारी करने वाले अफसरान
को भी जो है वो एहतसाब के कटहरे में लाया जाए, इनके बिल्कुल असास ठीक। से मुंजमद किए जाएँ और इनसे पूछ-गुछ की जाए। बिल्कुल। जबकि इसके साथ साथ ये भी गौर किया जा रहा है कि इन मुतासरीन को, जो इस इमारत के मुतासरीन हैं, इनको मुतबादिल जगह फराहम की जाए। जी, इनको मुतबादिल जगह फराहम की जाए। लेकिन एक पॉइंट इस दरख्वास्त में, एक तो नजरसानी की दरख्वास्त है, लेकिन उस पॉइंट के जो अफसरान मुलव्वस थे उनके एसेट्स चेक किए जाएं, देखा जाए कि उन्होंने कितनी रिश्वत के एवज ये टावर बनने दिया, और फिर उन लोगों को जो आशियानों का आप जिक्र कर रहे थे, जो जिंदगी भर की जमा पूंजी का जिक्र कर रहे थे, जो उससे महरूम हुए, सिर्फ वही क्यों सफर करें? जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके बिल्कुल। खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रिजवान। हमें एक ब्रेक लेनी है जी, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करेंगे उन पाकिस्तानियों की जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं लेकिन पाकिस्तान की खिदमत करते हैं किसी ना किसी तरीके, वो अपने फ़न का मुजाहरा करें या फिर वो किसी और फील्ड में हों। इसी तरह से एक हमारे साथ आज मौजूद हैं, टैलेंटेड स्टार हैं, सिंगर हैं, मॉडल हैं, अमार मसूद, जो कि यूएसए में बेस्ड हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त गाने भी गाते हैं और परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं। बिल्कुल, और अपने इस पैशन को लेकर अब वो 6 साल के बाद पाकिस्तान तशरीफ भी लाए हैं। यहाँ पे अपनी वो एल्बम, मतलब अपने सॉन्ग्स की वीडियोस भी शूट करेंगे और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर काम भी करेंगे। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमार। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसा जा रहा है आपका ट्रिप सो फार? सो फार बहुत मजा आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल अपने वतन वाली फीलिंग आ रही है। तो बिन अ ग्रेट ट्रिप सो फार। ज़बरदस्त। तो हमारा, आप माशाल्लाह एक सिंगर भी हैं, मॉडल भी हैं, आप एक्टिंग भी करते हैं और साथ आपने बताया कि आप जॉब भी कर रहे हैं आईटी बेस्ड एक कंपनी में। तो ये बताइएगा, ये जो सिंगिंग का शौक है ये कैसा चल रहा है और अब कहाँ तक पहुँचे? यूट्यूब पर तो आपके गाने भी हमने देखे हैं, लेकिन ओवरऑल कैसे परफॉर्मेंस और कहाँ पर किया काम अब तक? Well, it started off way back when I was pretty much in my teenage years, you know. मैं अपनी गज़लों सुन के बहुत इंस्पायर होता था, तो वहाँ से एक मुझे शौक पैदा हुआ कि यार शायरी का। अच्छा। और फिर मुझे एक जी काफ़ी ये क्या शायरी का एक्चुअली शौक पैदा हुआ वहाँ पर, तो वहाँ से कैरी ऑन करने की कोशिश की, इस शौक को थोड़ा परस्यू करने का इरादा किया और अब हम रैप म्यूज़िक की तरफ आए हैं जो कि आजकल बहुत चल रहा है। So you know, wanted to give it a shot in that category के। बिल्कुल। और रैप की जब भी हम बात करते हैं तो आजकल के दौर में तो वो वैसे ही बड़ा पसंद भी किया जाता है। यंगस्टर्स जो हैं वो उसको काफ़ी इंजॉय करते हैं। आपका एक रैप बड़ा फेमस है जो हर चीज़ को कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा कवर कर रहा है, तो वो अगर आप हमें सुनाएं। और एब्सोल्युटली, वो एक्चुअली मैंने एक बनाया था प्रोजेक्ट सूरत हाल के ऊपर, कि जो करंटली वर्ल्ड की सूरत हाल है उसके ऊपर। तो वो it's not targeted toward anybody specific, but just highlighting the what's really going on in the world. तो उसका जो पहला वर्स था वो कुछ ऐसा था कि वर्ल्ड ए गलीस इंसान ए खबीस मेरे फनाओ बची नहीं तमीज़ लॉ दे वास्ते क्यों हुंदा ए गरीब एग्जाम्प हुंदा क्यों जड़ा है गए रईस चारों पास देखो बस वेस्ट द रीस इट्स अ मैटर ऑफ टाइम द जाल अनलीश जान की नहीं कदर जिस्म की ये कीमत मोरस को तो भाई देखो लग गई है दीमक hurt to disturb बेचैन full of dirt confuse you to help देखो औरत बने मर्द tired of the hate and I'm tired of the fake जेड़े move हुंदे हर पासे हैगे न snake move with the few that are close in the jigger खाना पीना chill एक को चीज़ दी फिक्र इस चीज़ दी की होना अंजाम में ते पैसियत तो वेको के विवेक दा ईमान। जबरदस्त, बहुत आला। और मुझे ये बताइए, लिरिक्स आपने खुद लिखे हैं? Absolutely. क्योंकि कहाँ से कहाँ चीज कड़ी को जोड़ना ये बड़ा आर्ट है। आई अप्रिशिएट इट जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बस अल्लाह की तरफ से होता है। लिरिक्स मैं अपने सारे सॉन्ग्स वगैरह के खुद ही लिखता हूँ, चाहे वो इस टाइप के हो या थोड़े नॉटी हो या प्रोफेशनल हो। तो आपका ये जो एल्बम अभी आ रहा है जिसके 3 गाने आपने ऑब्वियसली रिलीज कर दिए हैं और बाकी के ऊपर काम हो रहा है जी। उसमें बताइएगा कि क्या है? रोमांटिक है? क्योंकि रोमांटिक साइड भी हमारे नौजवानों को बड़ी पसंद आती है। एब्सोल्युटली, आजकल सुना है बहुत रोमांस चल रहा है, बट आई डोंट नो फॉर सम रीजन मैं रोमांटिक अपने आप को फाइंड नहीं करता। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं एज अ सिंगर, एज एन आर्टिस्ट आपको लग रहा है कि आप ये नहीं। राइट, इट्स जस्ट यू नो मे बी यू कुड कॉल मी अ फ्लर्ट समटाइम, बट आई एम नॉट अ रोमांटिक टाइप ऑफ गाय कि मैं लड़की को बैठ के आई लव यू करूं। तो हमारे ये बताएं कि आपने, मतलब इतना आपका जनरल्स डिफरेंट है, तो और क्या क्या आप आगे प्लान्स बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ और भी सुनाइएगा हमारे नाज़रीन को। एब्सोल्युटली, जिस तरह अभी सूरत हाल मैंने आपको सुनाया जो एक वर्ल्ड की मुश्किलात को हाईलाइट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो माय सेकंड ट्रैक वाज अबाउट लैम्बो। वो आज मैंने यहाँ के लोगों को सुनाया, उन्होंने बड़ा पसंद किया। एंड व्हाट आई डिड इन दैट ट्रैक वाज आई मिक्स्ड अप पंजाबी एंड इंग्लिश जस्ट अ लिटिल बिट टुगेदर, राइट? तो उसका सुनाइएगा जी, बिल्कुल। उसका राइडिंग इन द लैम्बो, कुड़ी इन द रैम्बो, टॉप डाउन क्रूजिंग इन माय 2-door लैम्बो,
So उसका जो हुक वर्स आता है वो है dressed up nice baby रोली पे है ice no discount जानी आप pay the full price चेहरे पे है smile रखे 3 मोबाइल got different flows मुड्डा मैं हूँ versatile यारों को सिपाही चांदी ये तबाही रियल मेरे यार ये मैं देता हूँ गवाही Kings in the town, baby, sir, with the crown. Now they drop down, pretty, I'm cruising model town. वैसे तो है H-town, but we're now in Pakistan, so we're gonna make it model town. अभी जो आपकी वीडियो चल रही थी ये आपने अमेरिका में शूट किया। यही ट्रैक है जो हमने वहाँ पे शूट किया है और ये वहाँ पे कालू ने भी बड़ा पसंद किया है मेरे चाइनीज दोस्त हैं और डिफरेंट है ना उन्होंने भी बोला man that's fire because they you know they enjoy it. क्योंकि आपने बताया कि आपको सारी कम्युनिटी के लोग भी आपको पसंद करते हैं अच्छा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं आगे भी आपका ये प्लान है तो ये बताएं कि कॉन्सर्ट्स वगैरह का क्या है वहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान में तो उतने ज़्यादा नहीं हुए लेकिन पाकिस्तान से बाहर जब आप रहते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक लेवरेज होता है कि वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस पब्लिक में मिलती है तो वो कैसा रिस्पॉन्स Sir, honestly speaking, right now, you know, I just started doing this. This is my first year, you know, really trying to put my music out there. So I haven't done any concert on a large scale. वहाँ पर कल आमजद हैं जो मेरे friends हैं मुझे वहाँ पे obviously I brought up there जो मुझे बुलाते हैं कहते हैं तुम आओ वहाँ पे मेरा music भी play करते हैं radio channels वगैरह पे. But if you ask me that, you know, if I'm at the level to perform live, I would say I would want to wait. अभी मेरे यहाँ पर कुछ ट्रैक्स हैं जो हम शूट करना चाह रहे हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तानी आवाम को केटर करना चाहते हैं बिल्कुल तो वंस वी शूट दोस आई थिंक उसके बाद एक पूरी एल्बम यहाँ पे आपकी पूरी कोई टीम है आपके कॉन्टैक्ट्स हुए हैं कि आपने प्रोडक्शन साइड को भी देखना है ऑब्वियसली वहाँ पर आपने काम किया है एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल एंड दैट हैज अ डिफरेंट सिनेरियो यहाँ पाकिस्तान में आपको डिफरेंटली मैनेज करना पड़ेगा सो यहाँ पर आपकी मुलाकातें हुई हैं I've reached out to some directors and some producers but you know I wasn't impressed with the way they were trying to deal with me because obviously I guess the amount they were charging me was quite high. So we have reached out to a few people and hopefully you know we're gonna make a deal with them in a medium range where it's not too much for me and not for them because we're trying to do multiple projects. अच्छा जब भी रैपिंग की बात होती है ना तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि कहीं करंट सिनेरियोज को भी यूटिलाइज किया जाए स्पेशली यू नो गवर्नमेंट आवाम और थोड़ा सीरियस मैटर्स पाकिस्तान के इन अ लाइटर नोट आवाम की रिप्रेजेंटेशन की जाए हमने देखा है वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल हु डज दैट आपको लग रहा है कि आपने इस तरफ कुछ करना है सिंस यू आर हियर well the first track that I did was सूरत हाल जो obviously यही चीज हाईलाइट कर रहा था तो यहाँ पर लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया उन्होंने कहा यार कि इसको बस रिलेट कर लेते हैं ना लोग जब आप हाईलाइट करते हो तो वो ज्यादा Absolutely. तो relatable चीज होनी चाहिए but what I did in my album is I think every song is different from each other. I try to focus on versatility. अब जैसे मैंने आपको ये सुनाया वो एक लैम्बो और एक बंदे के ऊपर था बाकी एक तीसरा मैंने ट्रैक बनाया कुड़ी मस्तानी सुनाई है वो भी सुनाए उसकी एक्चुअली जो है वो एक लाइन बड़ी वो है कंट्रोवर्शियल क्योंकि उसको निकाल के बाकी सुनाते हैं हाँ उसमें ये कुड़ी मस्तानी चढ़ी है जवानी देखा तुझे बस मुंह में आ गया है पानी अब ये लाइन सुन के मुझे बहुत लोगों ने बोला कि यार ये लाइन जो है ना ये थोड़ी गड़बड़ लग रही है इसमें आप चेंज करो बट आई टुक पीपल टेक इट एज अ जोक तो उसमें एक हनी सिंह टाइप वाइब है जोक एंड देन दे क्रिटिसाइज यू एज वेल अगर आपका बहुत बड़ा नाम है तब भी आपकी फेवरेट सिंगर कौन है वैसे पाकिस्तान से अगर हम पूछें फेवरेट सिंगर आई रिस्पेक्ट ऑल द आर्टिस्ट आतिफ असलम अली जफर इन रैप बोहेमिया यू नो दैट्स द किंग ऑफ यू नो आई लव हिज तो हमारे चूंकि अब आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं अब आपने अब जाते जाते अगर आप हमें कुछ और हमारे नाज़रीन को सुनाएं जो कि ऑब्वियसली आपको देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं आगे भी आपको फॉलो भी करेंगे क्योंकि हम हमारा वक्त ज़्यादा इतना है नहीं right तो काइंडली I appreciate the work आपने जितना भी मुझे दिया है and that's a lot for me and I hope all the people out there at home will check out my channel Ammar Masood रैपर लिखिएगा YouTube पे आगे otherwise कोई अंकल आ जाते हैं तबसुरात करते वक्त अम्मार मसूद बड़े फेमस एंकर भी जी right exactly कुछ सुना सकें आप जाते जाते जी यही I do it for the fam I do it for myself do it for the money I do it for the wealth do it for my boys I do it for my girl do it for the chill do it for the thrill money on my mind I'm just trying to make a meal get a house on a hill provide pay the bill heart of a king mind of a lion yeah I'm a dance yeah I'm a sing ये जी कुड़ी मस्तानी जिसमें मैं चोरी करता हूँ और भाग जाता हूँ अच्छा पूरी एक स्टोरी लाइन जो है वो भी आपने डिफाइन की होती है और उसमें पूरा उसको एलिब्रेट करके क्योंकि ऑब्वियसली जब भी आप रैप कर रहे हैं तो उसके साथ वीडियो बहुत मैच करती है वेल थैंक यू सो मच अम्मार फॉर कमिंग एंड फॉर बीइंग विद अस गुड लक फॉर द फ्यूचर आई होप कि आपका ये एल्बम जो है वो जल्द कंप्लीट और हम दुआ करते हैं कि आप बड़ा अच्छा काम करें और आगे भी बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स करें दुनिया आपको बहुत पसंद करे और जिस तरह से अभी तक आपको बड़ी अच्छी फॉलोइंग है तो आगे भी बढ़ेगी आप ऐसे काम करते रहिए पाकिस्तान की खिदमत भी ऐसी होती है जब पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के सॉफ्ट एम्बेसडर्स होते हैं आप अच्छा काम करेंगे पाकिस्तान की भी इज्जत होगी थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच पाकिस्तान जिंदाबाद ऑल द वे
जिंदाबाद जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और इसी के साथ आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।